अर्जुन खड़गे ने एक तरफ बयान दिया था, अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी बयान दिया। इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी नेता प्रदीप सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल चर्चा की शुरुआत में करूंगी चंद्रेश जी से। चंद्रेश जी, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, क्या आप कर्नाटक में जनता के मुद्दे नहीं रहे हैं या अब आरोप प्रत्यारोप की वजह से ही अब चुनाव जीता जाएगा? राजनीति में तो हमेशा जनता के मुद्दे ही महत्वपूर्ण रहे हैं और जनता के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए और बखूबी कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। इस समय देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है और जनता से भी अपील कर रहे हैं तो मुद्दे के आधार पर वोट करें। अपने विधानसभा क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का मूल्यांकन करें और जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है उसे जिताकर सदन में भेजने का कार्य करें। मैं तो कांग्रेस पार्टी के मन से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जब अपना टिकट दिया है तो इस बात को बखूबी ध्यान में रखा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम बेहतर से बेहतर कैंडिडेट दें और ऐसे ही लोगों को हमने कैंडिडेट भी बनाया है जो जनता के मुद्दों से अपना सरोकार रखते हैं। जनता के मुद्दे, चंद्रेश जी, जनता के मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। आपने शायद प्रियांक खड़गे का बयान आपने सुना है? ऐसा है कि मैडम, मैंने सबका बयान सुना है और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान सुनता आया हूँ और सुन रहा हूँ और आज से नहीं सुन रहा हूँ। जब ये गुजरात के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे तब से मैं इनका बयान सुनते आया हूँ कि प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहते थे ये लोग, सबके यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया जी के बारे में ये लोग क्या कहते थे, राहुल जी के बारे में ये लोग क्या कहते थे। और बयान देखना हो तो इनके नेताओं को टेलीविजन पर बहुत सारे बयान है जो सब उन्होंने प्रयोग किया है निकम्मा बेटा। लेकिन चंद्रेश जी, आपको नहीं लगता है? मेरी बात सुनिए मैडम, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। मुझे शब्द प्रयोग किया निकम्मा बेटा। निकम्मा बेटा किसको कहते हैं? जब घर में 5-5 नौजवान बेटे हों और माँ को किसी दूसरे के घर में बांधना पड़े तो मुझे लगता है ऐसी औलादों को भारत में निकम्मा ही औलाद कहा जाता है। आप जवान हैं और आप देश की राजनीति में हैं और आपकी पत्नी को आपने बिना तलाक दिए छोड़ दिया, उसका आपने गुजारा भत्ता तक नहीं देते, उससे आपने कोई संबंध नहीं रखा, बिना किसी विधि चंद्रेश जी, परिवार पर नहीं बात कर रहे हैं, बयान पर बात कर रहे हैं। चंद्रेश जी, जब सोनिया गांधी नहीं, परिवार पर बात नहीं कर रहे हैं। जब परिवार पर बात होगी तब मैं आपको चर्चा में बुलाऊंगी। मैडम, जब सोनिया गांधी जी को ये लोग विदेशी दृष्टि कहते हैं, जब राहुल जी को ये विदेशी कहते हैं, जब राहुल गांधी जी पर पप्पू कहते हैं, तब इस देश के लोग सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खड़ा नहीं करते। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की पहलवान बेटियां दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना पर बैठी है, ये भी बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को भी हम कर्नाटक चुनाव से जोड़कर देखेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री जी उस पर कोई एक बयान नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बता दें, कांग्रेस में एक हम लोग नारा लगाते हैं कि जो सरकार रोजगार न दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा न दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार महंगाई कम न कर सके वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार पहलवान बेटियों के मुद्दे पर, उनके शोषण के मुद्दे पर अपनी जबान न खोल सके वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हमें बदलनी है। तो जब सरकार ही निकम्मी है तो बाकी उसके नेताओं पर, प्रधानमंत्री पर, दूसरे मंत्रियों पर हम क्या कहें? चंद्रेश जी, जब पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए हैं या उनके खिलाफ टिप्पणी की गई है, आखिरकार बीजेपी को तब फायदा क्यों होता है? कांग्रेस ने जब भी बयान दिया है उस पर मुसीबत आ जाती है। कांग्रेस ने कोई गलत बयान नहीं किया है मैडम। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम प्रधानमंत्री पद का दिल से सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और संवैधानिक पदों के प्रति हम आस्था रखते हैं। ये कैसा संवैधानिक सम्मान है? नालायक बेटा, जहरीला मैं बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबित हुए हैं जो कर्नाटक की जनता के बीच जाकर अपना दुखड़ा लो रहे हैं कि देश में मुझे गाली दिया जा रहा है
अभी तक प्रधानमंत्रियों ने दुखड़ा रोते हुए नहीं देखा गया। उन्होंने जनता की समस्या सुननी चाहिए, कर्नाटका की समस्या सुननी चाहिए, कर्नाटका के मुद्दे क्या उस पर बात करना चाहिए और उन मुद्दों को वो कैसे हल करेंगे इस पर उन्हें बात करनी चाहिए। कर्नाटक की सरकार पर आरोप है कि 40% कमीशन लेने वाली सरकार है, उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में बैठकर पीएमओ में बैठकर विपक्ष की गालियां गिन रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारीपूर्वक नहीं कर रहे हैं। मुद्दे उठाइए आप। चलिए चंद्रेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, मेरे साथ में मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या लगता है अब क्या कर्नाटक में जनता के मुद्दे नहीं रहे हैं? क्या संकल्प पत्र जारी कर देने से ही मुद्दे पूरे हो जाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मर्यादा भूल रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि अब चुनाव आयोग को कोई एक्शन लेना चाहिए? नहीं, देखिए, जिस तरीके से उन्होंने नालायक कहा प्रधानमंत्री, ऑफिस जाना, मनीष जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ऑफिस जाना है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में ये जो बात कही है, ये बात क्यों कही है? क्योंकि पिताजी ने कहा है तो उनको जस्टिफाई करना है, मामले को हीट अप करना है। और मैंने ये देखा है कांग्रेस में मुद्दे की राजनीति की जगह जिस तरीके से गालियों की राजनीति हो रही है, वो सबको ये पता लगता है कि आज खड़गे जी ने कुछ बोला है तो कांग्रेस से इनाम मिलेगा। वाह गब्बर, क्या किया, गालियां देके आए हो, शाबाश, इनाम मिलेगा। तो अब खड़गे साहब के बेटे को लगता है मैं भी जाऊंगा मम्मी जी के पास, बेटा जी के पास जाऊंगा, मैं माता जी गाली लेके आऊं, शाबाश, इनाम मिलेगा, बहुत काम, खुशी का काम किए हो। अरे भाई, इन सब से हटके मुद्दे की बात। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी है जनता को मुद्दों से मतलब है। मैं एक छोटी बात जोड़ दूं, इन्होंने महंगाई की बात करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कांग्रेस महंगाई पे बात कर रही है, अच्छी बात है, उठना चाहिए। रोजगार पे बात कर रही है, उठना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने महिला शक्ति और पहलवानों की बात करी, बस मुझे समझ में आ गया कि इनके पास असली मुद्दा ये है। अभी राजस्थान में एक महिला का शव दरिंदगी के बाद शव डाला गया कुएं में। क्या प्रियंका गांधी पहुंची? नहीं पहुंची। क्या उनका कोई ट्वीट निकला? नहीं निकला। तो भाई, आप इस तरीके से ना करो कि आपने कर्नाटक में कोई बात करनी है और राजस्थान में नहीं करनी। कम से कम इतना बैलेंस तो बनाए रखो। हम तो उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं जहाँ पर ब्राह्मण परिवार की मां सहयोग करेगी, पूरी दुनिया सहयोग करेगी। लेकिन जब जब कांग्रेस इस तरीके के मुद्दे उठाएगी, गालियां देगी, देश को समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कोई काम करने वाले नहीं है, इसलिए इनके हाथ में सत्ता मत दो। इसलिए महोदय, मुद्दों पे रहो, रोजगार पे रहो, और जो है महंगाई पे रहो, उससे आपका फायदा होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? बस मुफ्त की राजनीति कर दो, हम ये बिजली को फ्री कर दें। यही काम भाजपा भी करने लगी है, क्योंकि वो समझ में आ गया है कि कांग्रेस ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। बिजली मुफ्त पानी, ये वो, पैसे मुफ्त, महिलाओं को पैसे मुफ्त। अरे भैया, कहाँ श्रीलंका बनना चाह रहे हो क्या? या श्रीलंका बनाना चाह रहे हो? किस कीमत पर सत्ता पाना चाहते हो? देश को बर्बाद करके सत्ता पाना चाहते हो क्या? ये काम जो आप कर रहे हो, बीजेपी भी मजबूर हो गए वही काम कर रही है। इसलिए भाई साहब, मुद्दों की राजनीति करो, देश के विकास की राजनीति करो। बिल्कुल, आप रहा गाड़ियों की राजनीति में जुट गए हैं। चंद्रेश जी, मुद्दों की बातें क्यों नहीं कांग्रेस उठाती है? कांग्रेस लगातार मुद्दों की बात करती है और अभी इन्होंने, भाई साहब ने राजस्थान की घटना की बात की। हम तो उत्तर प्रदेश की 4-5 घटनाएं गिरा दे आपसे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक थाने में बलात्कार पीड़िता थाना में रपट लिखवाने जाती है, थानेदार उसके साथ बलात्कार करता है। किस प्रकार चंद्रेश जी, यूपी राजस्थान छोड़ दीजिए, कर्नाटक पर ही आते हैं। मुद्दा नहीं भटकाइए, समय भी ज्यादा नहीं है। यदि आप इधर उधर की बात जाएंगे तो मनीष जी नहीं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, राजनीति करेंगे कि मुख्तार अंसारी को आपके स्टेट में राजकाज करने का मौका नहीं है, जेल से गैंग चलाने का मौका। अगर आप दोनों इसी तरीके से बात करेंगे तो समय निकल जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी मुद्दे पर। मामले में तो आपकी बोलती बंद रहनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मनीष जी, कि इसलिए चंद्रेश जी, क्या
हमने मनीष जी, चंद्रेश जी, मेरी आवाज आप दोनों तक पहुंच पा रही है? अगर आप दोनों इसी तरीके से आपस में लड़ेंगे, चर्चा कैसे पूरी हो पाएगी? इतना समय नहीं है। एक एक करके अपनी बात रखिए तो कम से कम जनता तक आपकी बात जाएगी। जी मैडम, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह देना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने श्रीमान जी ने कहा राजस्थान की एक घटना, उत्तर प्रदेश की 2-3 घटना हमने गिना दी। मैं ये चाहता हूँ कि इन घटनाओं से पहलवान बेटियों के मुद्दों को न जोड़िए। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि इसमें क्या होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अपना विचार रखना चाहिए, खेल मंत्री जी को अपना विचार रखना चाहिए, सरकार को कोई आवश्यक कदम उठाना चाहिए। चंद्रेश जी, मुद्दे से नहीं, इतना समय नहीं, मैंने पहले भी बोला है, मुद्दे से नहीं, आप मुझे कर्नाटक पर जवाब दीजिए बस। नहीं, मुझे मुद्दे से नहीं भटकना है। मनीष जी, चंद्रेश जी, मैं कर्नाटक पर चर्चा कर रही हूँ, मुझे कर्नाटक का जवाब चाहिए। हाँ। कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया कि सरकार 40% कमीशन की सरकार है और उस सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। हमने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटका में बड़े बड़े ठेकेदारों ने आत्महत्या तक कर ली क्योंकि सरकार को कमीशन चाहिए और वे उतने कमीशन में काम नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां विकास करने का अवसर दिया था, लेकिन ये लूट करने में व्यस्त रहे। आज जब ये चुनाव में हारते हुए दिख रहे हैं तो ये हताशा में बड़ी बड़ी बयानी कर रहे हैं, बयान आप दे रहे हैं और हारता हुआ उन्हें नजर बता रहे हैं। चलिए मेरे साथ में चंद्रेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या जनता के मुद्दे नहीं रहे? अब एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करना ही रह गए, चाहे वो बीजेपी विधायक की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। हेलो प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं विनती करूंगा। मैं देखिए इतनी देर से सुन रहा था, कुछ टेक्निकल कारण के कारण से जुड़ नहीं पा रहा, लेकिन अब मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं शुरू से प्रोग्राम को देख रहा हूँ मैं। आप देखिए, आपने अपने प्रोमो में जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत की तो आपने क्या बताया, उसके बाद स्थितियां किस प्रकार से बदल रही हैं। साथ ही पैनलिस्ट मनीष गुप्ता जी को सबसे पहले प्रणाम, और उन्होंने भी कुछ बातें रखी। और चंद्रेश जी जो देखिए आज फुल टू डिफेंसिव मूड पे है, क्योंकि न शब्द है न वाक्य है। जब शब्द नहीं रहेंगे तो वाक्य कहां से बनेंगे? सिंपल सी बात है। देखिए, अब 36 बिल पास होने थे। इस बार के आखिरी जो अभी सदन का सत्र बीता है उसमें 36 बिल पास होने थे। तो उस समय कांग्रेस कौन सा मुद्दे को लेकर बैठी हुई थी, ये नोटवर्दी है। अब जब महत्वपूर्ण बिल ये संसद में नहीं चलने देते तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस जो है आपको इन मुद्दों पे बात जनता में जाएगी, जो विकास के मुद्दे हों उन मुद्दों पे जाएगी, जो जनता के हित से हो उन मुद्दों पर जाएगी, जिससे सबका साथ सबका विकास हो? ऐसा संभव ही नहीं है। तो कांग्रेस के पास चूंकि कुछ बच नहीं गया है ऐसा जिसपे ये अच्छी प्रकार से भली भांति से जनता में जाए, तो ये अनर्गल प्रलाप है। देखिए, देवतुल्य जनता है भारत, महान देश भारत की, और वो अपना हित अच्छी तरह से समझती है। जब जनता अपना हित ध्यान में रख करके वोट करती है तो कांग्रेस की ये दुर्दिन कोई नई बात नहीं है कि आपके सदन में क्या स्थिति है और राज्यों में क्या स्थिति है। लड़की हूं लेकिन राजस्थान में नहीं लड़ूंगी। एक एग्जांपल, मैं कुछ कटाक्ष नहीं कह रहा हूं, सीधे उनके चुनावी जो वादे उन्होंने किए थे उस पे जो जुमले उन्होंने बनाए थे उस पे मैं कह रहा हूं। राजस्थान में अभी मनीष जी ने बताया कि एक लड़की की हत्या हो गई, प्रियंका जी वहां तो न गई, ना ही कोई ट्वीट आया, ना ही कोई संवेदना आई, ना ही कुछ आया। तो देखिए, मैं बहुत आपके कार्यक्रम का एक कीमती एयर टाइम नहीं लूंगा। मैं सीधे सीधे से कहता हूं कि जनता सर्वोपरि है, और जनता जब अपना निर्णय देती है तो वही स्थिति होती है जो 40 से आगे किसी जमाने में 450 से ऊपर होती थी। मनीष जी, आपके पास वापस। जी जी जी, प्रदीप जी बोलिए। अब जो स्थिति है, मनीष जी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आएंगे आपके पास। जी देखिए, सिंपल सीधी एक लाइन में बात है कि कांग्रेस अब चारों खाने चित हो चुकी है। इनके पास खड़ा होने के लिए कोई आधार नहीं बचा है। तो ये इस प्रकार की काम करके कि देखिए, अगर आप किसी को गाली देते हैं तो निश्चित इस इंटेंशन से देते हैं कि सामने वाला भी कुछ करे। तो ये प्रोवोकेटिव राजनीति कर रहे हैं, जिससे कि गाली बार बार दो, सामने वाला आप पे प्रवोक हो जाए और वो भी आप पे अटैक करे। यानी खुश तो कीचड़ में, देखिए एक तो कीचड़ में कमल भी खिलता है, लेकिन उस दलदल भरे उस गंदे नाले के कीचड़ में पड़े हुए हैं जहां पे कि दूसरों को भी चाहते हैं या अपने लेवल पे दूसरों को भी लाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से प्रदीप जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान दिए जा रहे, कीचड़ उछाला जा रहा है, कहीं इसका फायदा कमल खिलने को में तो नहीं मिल रहा है?
बीजेपी इस चीज का फायदा जनता हाँ। वो जनता जनार्दन है, जनता मापक है इन सारी बातों का। हम आप चर्चा कर सकते हैं या जनता को अपने विचारों को रख सकते हैं। आपके माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम इस पर चर्चा करें और चर्चा करके जनता को बताएं कि देखिए जी किस विषय में क्या कर रहे हैं ये, आप इनको अपना बहुमूल्य मत क्यों दें, क्यों ना दें। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, आज देश भर जानता है कि उसकी क्या स्थिति है और किस प्रकार से हम चल रहे हैं, वैश्विक स्थितियां क्या चल रही है और किस प्रकार से। चलिए प्रदीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और कांग्रेस किस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रही है ये जनता देख रही है। हम बार बार बताते रहेंगे कि इनके निचले स्तर तक हम नहीं जा सकते। चंद्रेश जी, तमाम ऐसे हमने देखे, राहुल गांधी की सदस्यता भी इसीलिए चली गई थी अभद्र टिप्पणी करने पर। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, फिर माफी भी मांगी गई। आखिरकार कांग्रेस की तरफ से क्यों बीजेपी को बोलने का मौका दिया जा रहा है? क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाए? मैडम सबसे पहले तो ये बता दूं कि राहुल गांधी जी ने कोई गलत बयानी नहीं किया था और राहुल गांधी जी की सांसदी गई नहीं। राहुल जी की सांसदी गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके छिनवाने की कोशिश की। पहली बात तो मैं बता दूं, और राहुल गांधी जी उस विषय को लेकर ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा, इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया राहुल गांधी से, इन्होंने अभी आपने कह दिया कि राहुल गांधी जी ने किया कि मोदी चोर क्यों होते हैं। अब उन्होंने मोदी ओबीसी से कहां संबंधित हो गया कि मोदी सिख समुदाय, मोदी एक टाइटल है, कोई भी लगा सकता है। मोदी एक टाइटल प्रदीप सुन लीजिए, ओबीसी की कोई एक जाति बता दीजिए जो मोदी हो। ओबीसी की किस जाति के अंतर्गत मोदी जी आते हैं? मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी एक टाइटल है, कोई लगा सकते हैं, फॉरवर्ड भी लगाते हैं, बैकवर्ड भी लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। हालांकि खैर उनकी जो राजनीति है वो जाने। मैं तो कह रहा हूं ना कि यदि ये मुद्दों की राजनीति करते और यदि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से इनका संबंध होता, जैसे उन्होंने कहा ना कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो यदि उनके बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से ये संबंध रखते, तो हरियाणा की बेटियां जो देश के पहलवान जो आज दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने में बैठी हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री दूसरी जरूर बोलते। वो कर्नाटका में प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी नहीं, बीच में नहीं बोले थे, अब आप बीच में मत बोलिए। घटना का जिक्र राजस्थान का करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िता थाने में रपट लिखवाने जाती है, थानेदार उसके साथ बलात्कार करता है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट तक नहीं करते और उस थानेदार के दरवाजे पर घर पर बुलडोजर भी नहीं चलता है। आप अनर्गल बात न करिए। और आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी माँ के गर्भ में पले हैं और अपनी माँ के आंचल में बढ़े हैं। आप देश की माताओं के आंचल को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये जुगलबंदी है, ये बदतमीजी है, ये बदबयानी है। इसको चंद्रेश जी, मनीष जी मैं वापस लौटूंगी। चंद्रेश जी, प्रदीप जी मैं वापस लौटती हूँ, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश जी, कांग्रेस पार्टी ने 8 साल लगभग 60 साल से ऊपर सरकार में रही और जनता ने कांग्रेस को सरकार में रखा, देश की जनता ने कांग्रेस को जिताया और आजादी के बाद लगभग 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर रखा। तो क्या अभी लेकिन फिर आप जनता क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातें? पिछले 60 साल के लोगों से गाली देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन आप मुद्दे ही जनता के उठा रहे हैं, तो जनता आपकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? क्यों बीजेपी की बार बार बातें सुन लेती है? इनके नेता है सुब्रत स्वामी। 2014-19 के चुनाव से पहले टीवी पर उनके डिबेट और इंटरव्यू को देख लिया जाए, वो सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं। मुझे वो शब्द दोहराने की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां एक ही राष्ट्र की अलग अलग राजनीतिक दल हैं, ये अलग अलग राष्ट्र नहीं है। और ये सभी पार्टी के नेताओं को समझना होगा। चंद्रेश जी, वही बात है ना, जनता के मुद्दे उठाइए, आपस में अभद्र टिप्पणी ना कीजिए। मैडम, यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कोई बयान दिया और उस बयान पर कोई आपत्ति हुआ, हालांकि उन्होंने इस बात पर अपनी सफाई भी दी, स्पष्टीकरण भी दिया,
ये पर्याप्त है। स्पष्टीकरण तो सभी का आता है ना बाद में। उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री जी प्रचार करने जाते हैं और प्रधानमंत्री जी के बयानों को देखिए। प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से भारत की एक भद्र महिला को, एक शहीद की विधवा को जर्सी गाय कहते हैं। आप एक महिला हैं, आप ऐसे बयान को किस रूप में देखेंगे? आप ऐसे बयान को किस रूप में देखेंगे? और आज देश की बेटियां जंतर मंतर पर खड़ा होकर इनकी सरकार पर आरोप लगा रही है यौन शोषण करके, और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम इनका ये मार्केटिंग मटीरियल नहीं सुनने, आप इस तरह से चर्चा नहीं कर सकती। मनीष जी उतनी तरह से बैठे हुए ये बस खाली अमेरिकन आरोप लगा जा रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा ये। सरकार नहीं है और आज कर्नाटक की जनता उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने जा रही है। बचत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में आने जा रही है तो इनको पच नहीं रहा है, इनको पच नहीं रहा है। ये जनता को गलत मुद्दे की तरफ भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जनता के बीच मुद्दे पर चर्चा न हो। यदि मुद्दे पर चर्चा हुआ तो ये कभी सरकार में नहीं आएंगे। ये पंकज जी इनका विज्ञापन चल रहा है क्या कांग्रेस का? उतनी देर से बोले जा रहे हैं, आप रोक भी नहीं दे, क्या ये इस तरह की नहीं चलेगी? चंद्रेश जी, प्रदीप जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मनीष जी हमारे साथ, मनीष जी भी जुड़े हैं। क्योंकि मनीष जी के पास प्रदीप जी मैं वापस आऊंगी। प्रदीप जी मैं तमाम सवाल पूछूंगी। फिलहाल मनीष जी भी जुड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। मनीष जी क्या कुछ कहना, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश जी ने बात की पहलवानों की। मैं इनको खुली डिबेट में चैलेंज करता हूं कि पहलवानों का मुद्दा क्या है ये बता दें, और आरोप जो लगा रहे हैं वो कौन लगा रहा है? 1000 महिलाओं के बारे में बता रहे हैं। मनीष जी कर्नाटक का मुद्दा है, मुझे चर्चा पहलवानों पे नहीं करनी है। दूसरी बात बताता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने गलत बयान किया तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। अरे भाई आप गालियां देते ही क्यों हैं? और अब आपका बेटा गाली दे रहा है तो आप जस्टिफाई करने में क्यों जुट रहे हैं भाई? आप गलतियां तो मानिए ना। नालायक बेटा, अपने 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 सोच के देखिए। अगर हम अपने किसके बारे में कह रहे हैं? प्रधानमंत्री बारे में कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे भाई इतना गिरने से आपको चुनावों में नुकसान हो रहा है, आपको ये बात समझ नहीं आती। पर ये लोग आत्म प्रवंचना में इस कदर मस्त है कि गालियां देने से मेरे को शाबाशी मिलेगी, बस उस उम्मीद में जाएंगे कि हमारे नंबर बढ़ेंगे। अरे वोट बढ़ने से नंबर बढ़ेंगे, गालियां देने से आपके नंबर घटेंगे। ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा राहुल जी ने क्या गलत कहा, मोदी कहा ये। अरे भाई इन्हें वकील बना के भेज दो कोर्ट में। कोर्ट गलत कह रही है ये सही कह रहे हैं? कोर्ट गलत है ये सही है? पूछिए जरा इनसे। चंद्रेश जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि कभी कभी बीच में ऐसे विश्लेषक भी आ सकते हैं जो विश्लेषक कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा होते हैं। इन्होंने कहा कि ये खुला चैलेंज करते हैं कि ये बताएं कि आरोप क्या है। आरोप बताने की जरूरत है। रोज टीवी पर चल रहा है और देश के सारे नेशनल चैनल दिखा रहे हैं ये जो आरोप लगाया। अरे आप बताइए, आपको कुछ पता भी है? मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी सुन लीजिए ना। अब आरोप तो बता रहे हैं, आप आरोप सुनना नहीं चाहते। अरे आपको पता है ये पहलवानों ने अब आप नहीं मानते तो मत माने। आपके साथ गर्दन पकड़कर तो हम मनवा नहीं सकते। आप टीवी पर बैठे हैं, आप अपनी बात रखिए और जनता देख रही है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, हम कितना सच बोल रहे हैं। तो लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप है यौन शोषण का, बदतमीजी का। चलिए चंद्रेश जी, मनीष जी, पहलवानों पर मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, चर्चा इस पर नहीं है। कर्नाटक चुनाव पर चर्चा है, जिस तरीके से बयान हो रहे उस पर चर्चा है, तो मुद्दे से नहीं भटकिए, मुद्दे से नहीं भटकना है। चंद्रेश जी, मनीष जी मुद्दे पर बात कीजिए। मनीष जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर बात करें संकल्प पत्र भी जारी हुए हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, इस दौरान बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं जिनको पीएम मोदी की अगर भाषा में कहूं तो मुफ्त की रेवड़ी, इससे कितना लाभ मिलता है और कितना नुकसान राजकोष के लिए?
मैं समझता हूँ इस बार कांग्रेस और भाजपा में सत्ता लेने के लिए मलाई बांटने की, रेवड़ी बटाने की जिद सी प्रारंभ हो गई है। देखे कौन कितनी रेवड़ी बांटेगा। अगर भाजपा 100 बांटेगी तो कांग्रेस 250 बांटेगी, कांग्रेस 250 तो भाजपा 300 भाजपा तो कांग्रेस 500। समझ में ये नहीं आ रहा इसमें देश का विकास कहाँ पीछे छूट जाएगा। कर्नाटक जैसे एक अच्छे राज्य में अगर ये बांटने की नौबत आ रही है तो आप समझिए कहीं ना कहीं मतदाताओं की भी स्थिति ये हो गई है कि सबको मुफ्त की रेवड़ी से ही फायदा होना है। वो वोट भी अब विचारधारा पर नहीं देना चाहते। अब वो वोट मुफ्त की रेवड़ी में देंगे तो विचारधारा जो मुफ्त मिलनी चाहिए और अब सामान गिफ्ट में क्या मिले इस पर हो। तो कहीं ना कहीं ये जनता को गलत समझने का और मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट लेने का जो प्रयास है ये देश को पतन की ओर ले जाएगा। ये दोनों पार्टियां समझ लें। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई ये रणनीति अब इस देश में कैंसर की तरह फैल रही है और ये देश का बड़ा नुकसान करके मानेगी। हमें इस बात को आज समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। प्रदीप जी, संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। पहले कांग्रेस ने किया, अपने वादे बताए, अब बीजेपी ने भी किए। एक तरफ बोलते हैं कि मुफ्त की चीजों को लेकर हम विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके ही संकल्प पत्र में मुफ्त की रेवड़ी दी जाने लगे जनता को तो कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? 80 करोड़ जनता को पेंडेमिक काल के बाद से राशन दिए गए और किसानों को 2000 रुपए सीधे अकाउंट में जाते हैं। और अगर योजनाओं की बात की जाए तो एक हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट की गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। देश की जनता को डायरेक्ट लाभ देने के लिए या देश की जनता के हित के लिए अगर कोई बात बनाई जाती है, कोई बात, कोई योजना बनाई जाती है तो आप बस ये देखिए कि किसी समय पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो केवल 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। आज मोदी जी 2000 रुपया अगर सीधे अकाउंट में भेजते हैं वो भी मुफ्त। देखिए अब इसको भी मुफ्त कहा जा सकता है, लेकिन 2 एकड़ से हमारे यहाँ 95% से ज्यादा किसान 2 एकड़ से छोटी जोत वाले हैं। और अगर उनको ये सहारा दे करके बीज जब बोए जाते हैं, बीज रोपे जाते हैं, जब फसल जब बुआई की बारी आती है तो वो सेठ महाजनों के कर्जे में ना फंसे और इस तरह से उनको जो सहयोग दिया जाता है वो क्या गलत है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का वोटर या कांग्रेस का वोटर या कम्युनिस्टों के वोटर, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? आप बताइए। आपको नहीं लगता जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चली थी इस राह पर, अब बीजेपी कांग्रेस भी इसी राह पर चलने लगी है? क्या जनता को लुभाने के लिए अब मुफ्त की रेवड़ी, जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा जाता है कि जनता को लुभाने के लिए विपक्ष मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है? पंकज जी वो जो 2000 रुपए किसान के सीधे खाते में जाते हैं बीज रोपने के समय, और वो भी उन पे कई सारी शर्तें हैं, कई बार वेरीफाई हो चुके हैं। वो ऐसा नहीं है कि आओ खुला छोड़ दिया है, जो आए वही लेके जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जब सरकार को इस प्रकार की योजना लाती है तो उससे बिना भेदभाव, बिना क्षेत्र, बिना जाति, बिना रंग भेद के जब वो योजना संपूर्ण भारतीयों को मिलती है उससे उनको लाभ होता है। आप बताइए, देखिए अरविंद केजरीवाल जी से तो किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती, उनके कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं है तो उस पर चर्चा करना बेकार है। लेकिन एक होता है लोक लुभावन वादा और एक होता है रियलिटी धरातल में उतारा जाने वाला वादा। तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्य करती है वो रियलिटी में इन ऑन ग्राउंड जनता को लाभ होता है। एक जब से पैन कार्ड और आधार कार्ड जुड़े, हमारे देश के एक राज्य पंजाब से 15 लाख किसान, 15 लाख ऐसे लोग गायब हो गए जो कि पहले इस मुफ्त की 2000 रुपए को ले रहे थे। तो मेरे कहने का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर कोई इस प्रकार की योजना लाई जाती है तो वो जो उसको डिजर्व करते हैं उनके लिए है, ना कि सबके लिए कि जो संपन्न है उसको भी और जो गैर संपन्न है उसको भी। तो हमारी योजनाएं जो धरातल पे उतरती हैं, अगर कोई उनको मुफ्त की रेवड़ी कहता है तो भाई देखिए आर्टिकल 19 सभी भारतवासियों के लिए बराबर है, सभी स्वतंत्र है कहने के लिए। लेकिन कोई अगर उसको गाली दे करके हम पर प्रहार करेगा तो उसका हश्र क्या होगा देखिए आने वाला समय बताएगा। हम और आप चंद्रेश जी यहाँ के पास करेंगे। मैम ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी समझना होगा और जब जनता अंतर समझने लगती है तो वही 450 ठीक है कांग्रेस 40 से ठीक है प्रदीप जी, ठीक है मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी फ्री की रेवड़ी पर बहुत सारी बातें की, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को आपने अनाज दिया देश में? एक साल में आपने कितने % लोगों को अनाज बांटा? कितने लोगों को?
आपके पास कोई रिकॉर्ड है? चंद्रेश जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश में आपने कितने लोगों को फ्री अनाज दिया, ये जरा आप बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 80 करोड़ गरीब जनता को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जवाब आ गया आपका। एक मिनट रुके चंद्रेश जी आपने सवाल किया है, जवाब भी सुन लीजिए। हाँ प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा कि 80 करोड़ लोगों को आपने फ्री में अनाज दिया, तो क्या आप अभी आपने कहा कि आप सिर्फ जरूरतमंद को देते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है? अभी आपने कहा कि हम सिर्फ जरूरतमंद को देते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या ये मानते हैं? प्रदीप जी जवाब दीजिए। जनता को राशन देने की योजना कब आई? पेंडेमिक के बाद आई। पेंडेमिक 100 साल में एक बार आया था और पेंडेमिक एक सामान्य परिस्थिति चंद्रेश जी अब आपने सवाल किया, चंद्रेश जी अब आपने सवाल किया है, अब आप शांतिपूर्ण सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ बस प्रदीप जी बोलिए। जी पंकज जी देखिए क्या हुआ कि एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों में अंतर होता है। तो ये एपिडेमिक नहीं था, ये पेंडेमिक था। पेंडेमिक में आप केवल बीमार ही नहीं होते, रोजी रोजगार के बहुत सारे साधन चले जाते हैं। तो 2 साल में जनता गरीब अगर आप मानने लगे तो ये आपकी विचारधारा है, लेकिन जो ऐसे लोग, ऐसे कामगार जिन पर इसका प्रभाव पड़ा, उनको अभी सर्कुलेशन में अगर लिक्विडिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब आप उनको टर्न कर देंगे। तो वो ऐसे लोग जो इसको डिजर्व करते थे, जिनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन कार्ड में, आधार कार्ड में ऐसा था, सरकार ने सारे जो पेंडेमिक से इफेक्टेड लोग हुए थे, क्या इफेक्ट हुआ? एक बात और आपको बता दूं, शायद इन लोगों को पता नहीं होगा, तो कोरोना काल के ठीक बाद बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जीडीपी का 28% तक मैच, जितना अमेरिका और यूके जैसे विकसित देश प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ समय नहीं है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी भारत देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो सभी के लिए हुआ, कि एक क्षेत्र या उसके लिए नहीं हुआ। तो अगर आप उन 80 करोड़ लाभार्थियों को, जिनमें आपके भी मतदाता हैं, उन पे प्रश्न करते हैं और वो हमारी इस भावना पे प्रश्न करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन कम से कम उनको इस तरह से जो डिजर्विंग थे उनको मिला। प्रदीप जी आपके पास वापस लौटूंगी। मनीष जी क्या लगता है जितने चुनावी वादे होते हैं उसमें से कितने पूरे होते हैं? देखिए जब चुनाव हो जाते हैं और अगले चुनाव आते हैं तो हर पार्टी कहते हैं हमने ये वादा पूरा किया, ये वादा पूरा किया, ये वादा पूरा किया। तो मुझे ऐसा लगता है अब राजनीति में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग हो रहा है, सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, अब जनता से कोई भी वायदा छुपा नहीं है और रिजल्ट भी छुपा नहीं है। किसने मंदिर बनवाया, किसने फ्री बिजली बांटी, किसने अनाज बांटा, किसने लोगों को सैलरी का, पेंशन का प्रोविजन दिया। मानो कांग्रेस ने पेंशन का कहा तो हिमाचल में चुनाव जीत गए, वो अपना काम कर रहे। तो मुझे लगता है चुनावों में के बाद काम तो होता है, लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली जनता जनार्दन को ही करना है कि वह किसके कितने वादे से कन्विंस्ड है और पिछली बार किसने क्या वायदा किया था और उन्हें कितना मिला। तो मैं समझता हूँ ये जनता को फैसला करने का वक्त आ गया है, जो कर्नाटक में वक्त चुनाव का आ रहा है और इसमें फैसला होने वाला है। लेकिन मनीष जी जिस तरीके से मुफ्त की रेबड़ी वाला ये जो दौर चल रहा है, क्या इससे कितना नुकसान हो सकता है देश को और देश की जनता को? देखिए मैं बताऊं, मुफ्त की रेबड़ी बहुत शुरू से चल रही थी, लेकिन वो समाजवाद की आड़ में चल रही थी। पहले मुफ्त शिक्षा दे दो। देखिए मुझे याद है, मैं अब जब 10वीं कक्षा में था तो मेरी प्राइमरी फीस 7 रुपए लगती थी, एजुकेशन फीस। इसका मतलब क्या, स्कूल हमारी कम पैसे में शिक्षा मिल रही थी। तो समाजवाद की आड़ में भाजपा कह रही है कि हम गरीबों को खाना दे रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है हमने हर लेडी को 2000 रुपए देंगे, 3000 रुपए देंगे। दरअसल ये एक शुरुआत है और इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत देश के विकास की जो धारा है वो मुड़कर पतन की ओर जाएगी। और मैं समझता हूं यह सभी पार्टियों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि मनीष जी जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, मुफ्त की रेबड़ी में मूलभूत सुविधाएं तो कहीं ना कहीं वंचित रह रही हैं। मूलभूत सुविधाएं तो कहीं ना कहीं वंचित रह रही हैं मुफ्त की रेबड़ी के चक्कर में। देखिए मैं ये कह रहा हूं, इस पर हमें कानून बनाने की आवश्यकता है कि कानून बनाए और जो संविधान ने हमें चीजें दी हैं हम पहले उतना ही कर दें। अगर हम देश में सबके लिए रोजगार, मैं रिपीट कर रहा हूं, रोजगार अगर की व्यवस्था कर दें
तो 150 करोड़ की 140 करोड़ की जनसंख्या अगर काम करने लगे तो किसी को रेवड़ी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दरअसल ये तो वो लोग हैं जो रेवड़ियों पर ही जिंदा रहना चाहते हैं। हमें ये राजनीति बंद करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें संविधान में कोई प्रोविजन करना पड़े, चाहे हमें कोई कानून लाना पड़े। बिल्कुल। एक बार ये बंद होगी, देश विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ चलिए, जाएगा। चंद्रेश जी, मनीष जी, प्रदीप जी, आप तीनों चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्नाटक में जिस तरीके से अगर बात की जाए जुबानी जंग की, वो काफी तेज है, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसमें से कितने वादे पूरे होते हैं, कितने वादे अधूरे रह जाते हैं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी दौर में वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जनता तक वो कितने पहुंच पाते हैं, ये तो फिलहाल जैसे जैसे योजनाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे पता चलता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।